स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो पिछले दो क्लास में हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो सी सेट था उसका 2024 और 2023 इनके जो भी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल के क्वेश्चन थे वो देखे। आज हम देखेंगे 2022 में आए हुए जो इंटरपर्सनल एवं कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन हैं, ताकि पेपर में इनमें से काफ़ी क्या होता है, रिपीट होता है, थीम तो रिपीट होती ही है। सबसे पहला आया था 2022 में। इस बार 2022 वाले पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 25 के आसपास। तो देखना है 25 से ज़्यादा ही थे। तो सबसे पहला था, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है। अब ये लॉजिक से भी लगा सकते, प्रेस विज्ञप्ति कैसा होता है जो न्यूज़पेपर में निकलता है। तो ये सार्वजनिक ही तो होता है, सब पढ़ते हैं ऐसे। तो ये क्या है, सार्वजनिक प्रकार का ये संचार का माध्यम है। तो सार्वजनिक कैसे होते हैं, जो जनता तक सीधे तौर पर पहुंचते हैं, व्यापक पहुंच होती है इनकी। प्रेस विज्ञप्ति की कैसी, व्यापक होता है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि ये एक तरफा संचार है। कैसे, जो न्यूज़पेपर में निकलता है, पेपर में वो एक तरफा ही तो है, एक तरफ से जो सूचना गई है दूसरे तक गई है, तो तत्काल इसमें प्रतिक्रिया नहीं होती। अगली बार ये पूछा जा सकता है ये दो तरफा है, दो तरफा नहीं है, कैसी है, एक तरफा है। इसके बाद दूसरा जो आया था वो था कि तर्क संगत निर्णय लेने के लिए कौन सा मॉडल का अंतिम चरण होता है। मतलब अगर एक पूरा सिस्टम बनाए तो जो अंतिम लास्ट स्टेप होगा हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वो कौन सा होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, तो ये पूछा गया था। तो अगर ये सोचो, इसमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन, विकल्प का मूल्यांकन, विकल्प का चयन और विकल्प की पहचान। तो पहचान तो हमें शुरुआत में ही करनी है, मूल्यांकन भी करना है, ये सब शुरू की चीज़ें होती हैं। लास्ट में हमें क्या देखना होता है, जो सबसे अच्छा विकल्प होता है उसे चुनना होता है। तो ये दोनों आसान थे क्वेश्चन। तो एक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो ये प्रक्रिया भी पूछी जा चुकी है, चारों स्टेप, तो इन्हें भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम समस्या की पहचान को करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या की पहचान। पहचान के बाद हम विकल्पों की खोज करेंगे कि क्या क्या हमारे पास विकल्प हैं। फिर उन विकल्पों का हम मूल्यांकन करेंगे। जो विकल्प आए उन विकल्पों के पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे या जो सबसे ज़्यादा व्यवहारिक होगा उसे हम चुनते हैं। तो ये तर्क संगत मतलब अच्छा निर्णय लेने के ये नियम है। इसके बाद है डिजिटल तकनीक के बारे में पूछा गया था कि समूह निर्णय लेने के लिए डिजिटल जो तकनीक है उनकी क्या मुख्य विशेषताएँ हैं। अब डिजिटल तकनीक की क्या मुख्य विशेषताएँ होंगी, तो आमने सामने का संचार, मौखिक संचार, वैकल्पिक संचार और लिखित संचार। अब सोचो डिजिटल तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, लिखित होती हैं। तो डिजिटल तकनीक में मुख्य रूप से लिखित संचार शामिल होता है, ये एक नियम है कि डिजिटल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अगर मीटिंग भी होगी तो वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक भी ही तो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के साक्ष्य हैं हमारे पास। या इसी में आती है एक तकनीक, डेल्फी तकनीक, तो ये भी नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या याद रखना है, जब लिखित वाले की बात करें तो इसमें डेल्फी या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ये सब आते हैं। तो ये कैसे माध्यम है, डिजिटल तकनीक की मुख्य विशेषताएं हैं। तो डिजिटल समूह में निर्णय की जो मुख्य विशेषताएं वो कौन सा होता है, लिखित में आता है, ईमेल, चैट, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन फॉर्म, सर्वे। डिजिटल तकनीकों में जो मीटिंग है, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखित संचार और डिजिटल दोनों मिला के पूछा था, तो डिजिटल तकनीकों में इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, डेल्फी तकनीक यही जो ऑनलाइन मीटिंग वगैरह ये है, और वर्चुअल वोटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, डिजिटल तकनीक के उदाहरण हैं। और ये आते किस में हैं, यहाँ पे यही पूछा था समूह निर्णय लेने के लिए, जो पूछा था कि डिजिटल तकनीक की मुख्य विशेषता क्या रहेगी, तो लिखित याद रखना। इसमें जो कन्फ्यूज हो सकते हैं वो हो सकते हैं मौखिक से, क्योंकि मौखिक लगेगा कि इसमें तो केवल बातें होती, पर सोचो डिजिटल तकनीक में सारी चीज़ों के नोट्स बने हुए होते हैं ये। इसके बाद देखें, अगर हम कौन सा पारंपरिक संपर्क का, जो पारंपरिक हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था, पारंपरिक मतलब औपचारिक और अनौपचारिक, तो पारंपरिक संपर्क का कौशल नहीं है, तो कौन सा इसमें से कौशल नहीं है, सकारात्मक सोच, प्रशासनिक शक्ति, सहानुभूति और शिष्टाचार। अब इसमें से अगर देखो, सकारात्मक सोच, उसके बाद है सहानुभूति और शिष्टाचार, ये एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, जैसे सहानुभूति, शिष्टाचार, सकारात्मक सोच ऐसे दिख रहे हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव टाइप का है। पर जो प्रशासनिक शक्ति है ये वाली चीज़ थोड़ा अलग ऑप्शन लग रहा है। और यहाँ पूछा है पारस्परिक संपर्क का कौशल, पारंपरिक मतलब अनौपचारिक टाइप का, जैसे दोस्त बात कर रहे हैं या घर में बात हो रही, तो ये पारस्परिक संपर्क, उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, ये नहीं होगा, इसमें सहानुभूति, शिष्टाचार ये सब आएंगे, पर यहाँ पूछा था नहीं, तो प्रशासनिक शक्ति इसमें यूज़ नहीं होगी।
इसके बाद पारंपरिक में देखें तो पारंपरिक में सहानुभूति दिखाना किसी के प्रति होता है ना, जैसे दोस्त है या कोई है, शिष्टाचार का पालन, बड़ों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छा सुनना, ये पारस्परिक कौशल होते हैं। प्रशासनिक में क्या आता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के प्रति सख्ती, निर्णय लेने का अधिकार, नियम कानून लागू करना। व्यक्तिगत कौशल इसमें नहीं देखा जाता है क्योंकि यहाँ प्रशासनिक देखा जाता है। तो ये चीज़ें। इसके बाद एक केस स्टडी टाइप का आया था कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपकी ड्यूटी राज्य के मेले में लगाई जाती है, तो क्या मतलब सबसे पहले मतलब अगर पूछा जाए अगर कौन सी स्थिति बनती है तो हम सबसे पहले का स्टेप क्या लेंगे, मतलब ये सिचुएशन है और हम सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे। तो कहा गया है 2 निहत्थे किशोरों के बीच बहस चल रही है और भीड़ जमा हो रही है, तो क्या हम उन्हें पहले देखेंगे, या फिर एक आदमी जो स्पष्ट रूप से नशे में बेहोश होकर काउंटर के पास पड़ा है। दूसरा स्टेप मतलब इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि हम क्या हैं, पुलिस अधिकारी। तीसरा है कि मुख्य टेंट मंडप में बगल में एक कूड़ेदान में आग लग गई है, ये देखेंगे क्या। या फिर फेरी का पहिया हवा में लटका हुआ है, जो जैसे झूला है तो झूला का पहिया हवा में लटका है कहीं और लोग अभी उसी पर हैं, मतलब पहिया लटक गया है और लोग अभी उसी पे हैं। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या लेंगे, तो ये सोचो कि ये दो तो नहीं हो सकते हैं कि भीड़ जमा है या कोई नशे में है, ऐसा देखने इन दोनों में हम फंसेंगे। पर ये सोचो मुख्य टेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, मुख्य टेंट में अगर आग लग गई है कहीं आसपास कूड़ेदान में, तो हो सकता है पूरे में लगेगी तो पूरे मेले में फैल जाएगी। जबकि एक झूला है, झूला काम ये भी ज़रूरी है कि झूले में लोग फंसे हुए, पर झूले में 4 से 10 लोग होंगे, पर अगर आग लगती है तो बड़े पैमाने पर लगेगी। तो हमें दोनों स्टेप लेने हैं, पर पहला कौन सा लेना है, ये वाला। इसके बाद है तो जीवन की सुरक्षा जो होती है सबसे पहला होता है। इसके बाद देखें अगर कौन सा संदर्भ है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के संदर्भ को संदर्भित करता है, तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंध को दिखाता है क्या, कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल, सांस्कृतिक, भौतिक, सामाजिक। अब देखो जब संबंध की बात करता है तो संबंध कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी, संबंध कैसे हैं, सामाजिक। क्योंकि ये प्रेषक और प्राप्तकर्ता मतलब ए और बी हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो बात करने में क्या चीज़ देखी जाएगी, सामाजिकता। तो सामाजिक संदर्भ में प्रेषक प्राप्तकर्ता के बीच जैसे मित्र है, अधिकारी है, परिवार, ये सारी चीज़ें आती। सांस्कृतिक संदर्भ अगर पूछा जाए, जैसे सांस्कृतिक ऑप्शन में क्या है, सांस्कृतिक भी दिया है, तो अगली बार मान लो सांस्कृतिक का एग्जाम्पल दे दे, तो सांस्कृतिक में परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज का पूछा जाएगा कि किस में रीति रिवाज फॉलो की जाती हैं, तो सांस्कृतिक हो जाए। भौतिक क्या होता है, कार्यालय, घर, सार्वजनिक स्थान जो होते हैं ये भौतिक होते हैं। कालानुक्रम समय, जैसे सुबह शाम ऐसा कुछ देता तो वो कालानुक्रम के संबंध में कम्युनिकेशन हो जाता। इसके बाद है आपने अपने निर्णय और फैसलों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, मतलब खुद के जो डिसीजन है उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लिया गया। आत्मविश्वास, विश्वास, अतिविश्वास, अब इसमें तो नॉर्मल सा ही लग रहा है। आत्मविश्वास का मतलब है विश्वास होना जो एक अच्छी चीज़ है, पर अतिविश्वास कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है। पर अतिविश्वास चूँकि यहाँ यही पहले ही से कह दिया है तो ये तो आसानी था। तो अति विश्वास, बढ़ा चढ़ाकर व्यक्ति अपने आप को देखता है, जोखिम को कम आंकता है, उसे कॉन्फिडेंस है ज़्यादा ही कि कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें गलतियाँ ज़्यादा होंगी। अति विश्वास मतलब एक नेगेटिव चीज़ है, ये याद रखना है। इसके बाद है सुनने की प्रक्रिया में शामिल हैं, कितने चरण शामिल होते हैं, तो सुनने की प्रक्रिया में 5 चरण शामिल होते हैं। याद भी रख सकते हैं इसे, क्योंकि ये तो रिपीट हो सकता है, हर एक क्वेश्चन तो नहीं आता है पर ये रिपीट होता है। इसमें क्या क्या होते हैं वैसे चरण, अगर 5 देखें तो एक होता है ग्रहण करना कोई चीज़ को, ठीक, ग्रहण करने के बाद है मतलब कोई सूचना होगी, उसके बाद है समझना, समझना के बाद होता है याद रखना, मूल्यांकन करना, और एक लास्ट में हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में, फीडबैक सबसे ज़रूरी होता है, प्रतिक्रिया, तभी कोई कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो फीडबैक अगर याद है तो लास्ट वाला, तो वही चीज़ थी जैसे सेंडर और वो सब था ना, तो उसी से जोड़ के हम समझ सकते हैं। इसमें कितने 5 है, पर याद रखना है हमें रिसीविंग, सबसे पहले कानों में आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि हम समझने की बात कर रहे हैं, हम सुनने की बात कर रहे हैं केवल। तो सुनने में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, आवाज़ सुनाई देगी, उस आवाज़ को हम समझेंगे, उसे फिर याद रखेंगे, मतलब जो मेन जानकारी होगी, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, सही है गलत है कैसा है, और फिर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो 5 चरण हैं सुनने की प्रक्रिया में।
उसके बाद पूछा है कि निर्णय लेने में रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है। रचनात्मक क्रिएटिव क्या नहीं है, कौन सा चरण रचनात्मक? सत्यापन करना, प्रस्ताव की पहचान करना, तैयारी करना या फिर प्रकाशन करना। तो इनमें से कौन सा रचनात्मक निर्णय लेने में कौन सा चरण नहीं है? तो सोचो, निर्णय लेने में सत्यापन, कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो हम पहले निर्णय लेने से पहले उस चीज़ को सत्यापित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तैयारी करेंगे उस निर्णय से पहले, बिल्कुल करेंगे। प्रकाशन करते हैं, निर्णय लेने का मतलब ही है कि हम निर्णय को सार्वजनिक करेंगे। कोई भी ऑफिस में निर्णय लिया जाएगा या कहीं लिया जाएगा तो वो प्रकाशन होता है उसका। अब है एक प्रस्ताव की पहचान। तो अगर देखो, प्रस्ताव की पहचान निर्णय लेने में रचनात्मकता का नहीं है। पहचान तो ये है ही है कि ठीक है, कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम उसे पहचानेंगे, पर भी कोई रचनात्मक प्रक्रिया का चरण इसमें नहीं है। तो रचनात्मक प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं? ये चरण है पहले से ही डिसाइड होता है। जो कम्युनिकेशन है इसमें कुछ नियम है तो उन्हें फॉलो हमें करना ही पड़ता है। तो ऐसे तैयारी है, समस्या को समझना, जानकारी एकत्र करना, उसका सत्यापन करना। उसके बाद है जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन में विचारों को रखना। और उसके बाद है जो अचानक समाधान का मिलना। ये अब रचनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण हैं। इसमें अवचेतन मन वाली बात इम्पोर्टेंट रहती है। और क्या होता है? अचानक समाधान का मिलना, यूरेका का क्षण होता है कि जब हम मन में सोच रहे होंगे तो हमें एक समाधान मिल जाएगा। ये रचनात्मकता का है। इसमें प्रस्ताव की पहचान इसमें नहीं आएगा। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद 10वां पूछा गया था, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या हुआ करता है? ये तो नॉर्मली लग सकता है बिना पढ़े भी से कि कैसे हम लगाते हैं। तो क्या, कब, कहाँ, ऐसे ही तो हम पढ़ते हैं इसे। अगर WH वर्ड भी हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, क्या हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन। तो ये वाली चीज़ें। तो इसमें पूछा है क्या, तो सबसे पहले क्या तो आएगा ही आएगा। तो क्या वाला कौन सा है? क्या हुआ है। उसके बाद क्या है? कब हुआ है, क्या हुआ है, कब हुआ है, और कौन वाली चीज़ें आ जाएंगी। किसने किया है, शीर्षक। तो सबसे पहले तो इसमें तो खैर शीर्षक ही, तो शीर्षक लिखने के बाद ही तो चीज़ें आएंगी। तो ये तो आसान ही है। सबसे पहले शीर्षक, फिर क्या, क्या से ही तो स्टार्ट करते हैं WH वर्ड वाली चीज़। तो यही से याद रखने लग। क्या, तो 3 के बाद कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आएगा 3, 3 के बाद 1 आ जाएगा। तो 2 यहाँ से निकल आएगा, 1 ही में है। इसके बाद है अगला, तो सबसे पहले शीर्षक होगा, क्या हुआ है, कब हुआ है, और फिर किसने किया है। कब हुआ, सबसे पहले तारीख, फिर उसके बाद किसने किया है, और उसका फिर परिणाम वाला। इसके बाद है एक पूछा गया था क्वेश्चन कि कथन टाइप में था कि धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। पूछा गया है कि धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। इसके निष्कर्ष पूछे गए। मतलब क्वेश्चन ये यहाँ से, धन में एक बड़ा प्रेरक है, क्यों? पहला ऑप्शन दिया था, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वे धन की अपेक्षा करते हैं। मतलब अगर वो कोई काम करते हैं तो इसी वजह से करते हैं, धन की अपेक्षा होती है, इस वजह से इन्होंने पहला कहा है। इन्होंने कहा धन प्रेरक है क्योंकि लोग काम करते हैं धन के लिए। दूसरा है, धन के अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये भी कुछ कारक होते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। अब तीसरा कह रहा है, मतलब ये यहाँ से हो गया ये। अब ऑप्शन कह रहा है इसमें केवल एक अनुसरण करता है, ना तो एक अनुसरण करता है ना तो 2 अनुसरण करते हैं, केवल 2 अनुसरण करता है, और 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो कि लोग तभी काम करते हैं जब वे धन की अपेक्षा करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि लोग तभी काम करेंगे कि पैसा ही करेगा। और यहाँ पे कह रहे हैं धन के अलावा भी कुछ अन्य कारक भी हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। धन के अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं, तो यहाँ पे कह रहा है अन्य कारक, तो अनुसरण ये वाला भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रेरक में होता है, धन एक प्रेरक है लेकिन एक मात्र प्रेरक नहीं है। और अन्य प्रेरक में कौन सा आता है? जैसे सम्मान है, व्यक्तिगत संतुष्टि है, व्यक्ति अपने सम्मान के लिए भी तो कई बार काम कर देता है। तो निष्कर्ष जो है दोनों के अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष इससे निकालना है हमें, ये बात है। अब ये देख के तो सही लग रहा है, ये वाली चीज़ देख के तो सही लगेगी ना हमें, दूसरा वाला कि तो सही लग रहा है, पर हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, हमें इस कथन के अनुसार ये पूछना है। धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है और धन के अलावा भी अन्य है, पर ये कह रहा है धन के कारण। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर ये ना होता ऑप्शन तो ये बिल्कुल सही होता, पर कथन में दे दिया धन एक बड़ा प्रेरक है और धन के अलावा कुछ अन्य प्रेरक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगला आ जाए एक एंकरिंग पूर्वाग्रह। एंकरिंग पूर्वाग्रह क्या है? प्रारंभिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो यही कहा जाता है एंकरिंग पूर्वाग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब प्रारंभिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, मतलब कोई पहले सूचना मिली उस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा है उस पर, तो इसे ही कहा जाता है एंकरिंग पूर्वाग्रह। वही तो एंकर कर रहा है पुरानी वाली सूचना,
में जो पूर्वाग्रह है, तो एंकरिंग पूर्वाग्रह एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पहली मिली जानकारी को आधार बनाकर सभी निर्णय लेता है। तो ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं। इससे कैसे बचते हैं कि अधिक जानकारी एकत्र ना करें, विभिन्न स्रोतों की तुलना करें, पहले की जानकारी पर तुरंत निर्भर ना रहें, समय लेकर सोचें। यदि पहले मतलब 1000 की थी फिर वो 80 की हो गई तो वास्तविक कीमत 500 ही थी, पर हमें क्या वो लगेगी, वो सस्ती लगेगी, क्योंकि हम पहले के निर्णय को देख के ये कर रहे हैं। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा निर्णय लेने की विशेषता नहीं है। निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, बिल्कुल ऑफिस वगैरह में क्या होती है, संयुक्त जिम्मेदारी तो होती है, तो ये वाला ठीक। इसके बाद है अगला कह रहा है कि नहीं पूछा है यहाँ पे, एक मुखिया 2 से बेहतर है, एक मुखिया 2 से बेहतर है। तीसरा कह रहा है समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया होनी चाहिए। अब अंतःक्रिया, 2 लोग ऑफिस में काम कर रहे तो दोनों के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। सभी सदस्यों के बीच आम सहमति, अब कोई भी हम जब समूह निर्णय ले रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ केवल निर्णय होता तो शायद ये सही ना होता, समूह निर्णय की बात करें तो समूह निर्णय में सभी की आम सहमति ली जाएगी कि नहीं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाए। यहाँ सही नहीं पूछा है, तो एक मुखिया 2 से बेहतर है, पर 2 से बेहतर है ये बात भले ही सही लगे, पर समूह निर्णय में एक की थोड़ी ना चलेगी, समूह निर्णय में सबकी चलती है, समूह एक है, तो एक से बेहतर ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो समूह निर्णय में सभी सहमत हों, संयुक्त जिम्मेदारी, सक्रिय चर्चा और विविध दृष्टिकोण। एक मुखिया 2 से बेहतर, ये व्यक्तिगत निर्णय की सोच है, तो व्यक्तिगत वाले में आएगा तब ये आता सही। 14वां क्वेश्चन है, कहता है कि कभी नहीं, कभी कभी, आमतौर पर, कभी कभार, हमेशा, इन शब्दों को तार्किक क्रम से लगाना है। वही जैसे अभी पूछा था ना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाला, वैसे ही इसे लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमेशा। क्यों हमेशा, क्योंकि अगर इन्हें देखो शब्दों को, तो जो क्रोनोलॉजी पूछी है वो सार्थक क्रोनोलॉजी पूछी है, तो ये कम होते चले जा रहे। कम कैसे, हमेशा, मतलब कोई काम है कि वो हमेशा होता है, तो हमेशा मतलब टोटल आ गया। अब टोटल से थोड़ा ही कम वाला शब्द देखो, तो टोटल से कम है आमतौर पर मतलब होता है टोटल में, मान लो 100 में से 90 बार आमतौर पर हो गया, यहाँ 100 में से 100 बार था हमेशा, और आमतौर पर 100 में से 90 बार। उसके बाद है तीसरा कौन सा होगा, कभी कभी। उसके बाद आ जाएगा तीसरे के बाद चौथा शायद वाला, कभी कभार वाला, तो ये कभी कभार वाला आ जाएगा। उसके बाद है कभी नहीं, लास्ट में क्या आएगा, कभी नहीं। तो लास्ट में अगर देखें तो इन 3 में एक आ रहा था, ये वाली चीज़ पकड़ ली हमने, और हमेशा तो सब में शुरुआत में था ही था। इन दोनों में अगर हम देखें तो कौन सा पहले आएगा, कभी कभी पहले आएगा, आमतौर पर मतलब दूसरे नंबर पर कौन सा था, आमतौर पर, हमेशा के बाद, तो ये था। 3 के बाद कौन सा जा रहा था, मतलब सबसे पहला है 5वां, और 5वें के बाद हमने देखा तीसरा आएगा, तो 5वें के बाद तीसरा इसमें था और इसमें था। इसके बाद 2 और 4 में इम्पोर्टेंट फंसेगा यहाँ पे, तो कभी कभी के बाद ही तो आएगा, आमतौर के बाद कभी कभी होगा, और कभी नहीं या कभी कभार ये तो बाद के रहेंगे ना, तो ये इम्पोर्टेंट ऐसे याद रखना है। तो हमेशा 100%, आमतौर पर 80-90, कभी कभी 50%, कभी कभार 20-30% और कभी नहीं 0%। तो ये वाली चीज़ का क्रम पूछा था। अब होता क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन कई बार वो सेम टाइप का देगा। उसके बाद है नाम मात्र डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग्राफिकल तकनीकें हैं। कौन सा तकनीकें हैं, नाम मात्र डेटा के लिए, तो नाम मात्र डेटा के लिए बार और पाई चार्ट, जो बार और पाई चार्ट होते हैं उन्हें नाम मात्र डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। हिस्टोग्राम हुआ, बार चार्ट और तोरड़ हुआ। हिस्टोग्राम वाला नहीं है ये याद रखना। हिस्टोग्राम नाम मात्र के लिए नहीं, वो तो पूरा डाटा ही देता है। तो नाम मात्र डेटा के लिए कौन सा होता है, संख्यात्मक डेटा के लिए। इन्हें थोड़ा देखते हैं। तो जैसे नाम मात्र डेटा में श्रेणियाँ या नामों का डेटा है, जैसे रंग, लिंग, शहर, ये सब आ जाएंगे, और इन्हें कैसे दिखाया जाता है, पाई चार्ट और पाई चार्ट में दिखाया था। जबकि संख्या का जो डेटा है वो हिस्टोग्राम में पूछा था। यही 2024 वाले में हमने देखा था ना, कल वाले 23 या 24 वाले में यही सेम क्वेश्चन आया था, उसमें हिस्टोग्राम का अलग से पूछ लिया था। तो नाम मात्र वाले में क्या होगा, नाम के अनुसार से रंग, लिंग और शहर के अनुसार ये नाम का डाटा बनेगा, तो इसमें पाई चार्ट बनेगा कि इतने शहर ऐसे हैं, इतने शहर ऐसे। जबकि हिस्टोग्राम वाले में या लाइन चार्ट जो ऐसे 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 बनेगा, इसमें क्या होता है, संख्यात्मक डेटा होता है। तो ये देखा हमने। इसके बाद है सामान्य स्थिति की विशेषताएं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या की स्थिति विशेषता नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है समस्या की स्थिति की विशेषता नहीं है। तो समस्या का आकार, समस्या की समानता, जटिलता और
समस्या स्थिति का संगठन। अब इसमें तीनों चारों ऑप्शन देखो, इसमें एक ऑप्शन अलग सा लग रहा है, वो है जटिलता, क्योंकि ये कह रहा है आकार और समानता और संगठन, जबकि समस्या की जटिलता समस्या की स्थिति की विशेषता नहीं है। मतलब समस्या कैसी स्थिति है उसका यही तो देखते हैं, आकार क्या है, पुरानी समस्या से कैसी समानताएं, समस्या की स्थिति का संगठन कैसा है, जबकि जो जटिलता शब्द है वो समस्या की स्थिति नहीं बता रही है कि वो जटिलता वाली चीज़। तो समस्या की विशेषता क्या होती है? आकार, समानता, संगठन और समस्या की जटिलता। इसके बाद समस्या की विशेषताएं जो है वो समस्या की जटिलता, लागत, समय और प्रभावशीलता। तो यहाँ पे यही पूछा था, ये वाला पूछा था विशेषताएं। तो विशेषताएं ये हैं समाधान की वाली विशेषताएं, तो ये वाली समस्या की आ जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो समाधान की जटिलता समस्या की विशेषता नहीं है बल्कि समाधान की विशेषता है। तो ये चीज़ याद रखनी, समाधान की जो जटिलता है वो समस्या की विशेषता नहीं है। समाधान की जब हम बात कर रहे हैं तो समाधान पे अगर हम देखेंगे तो समाधान पे आएगा। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। इसके बाद है 17। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे जो टफ टाइप के लगेंगे, तो मैंने पहले ही कहा इसमें टोटल हमें करने नहीं है। अगर इसमें 25 आएंगे तो 10 के आसपास कर पाएंगे तो काफ़ी रहेंगे, 10 से 12 15, क्योंकि हिंदी के भी आएंगे 25 क्वेश्चन और भी रीजनिंग के आएंगे 20 से 20 के आसपास। तो ये वाली चीज़ें। इसके बाद है संचार के दौरान पृष्ठभूमि, संकेत, विकृति, विकर्ण को क्या कहते हैं? संचार के दौरान जो होती है पृष्ठभूमि, संकेत, विकर्ण, इस सबको क्या कहा जाता है? तो जैसे हमने देखा कि जो इसमें ये है कि जब भी हमने देखा कि संचार में जो विकर्ण आ रही थी, मतलब समस्याएं आ रही थी, उन्हें हमने पहली क्लास में ही बेसिक्स में पढ़ा था। जो भी चीज़ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पैदा करे, वो चीज़ विकृति पैदा करे, उस चीज़ को हमने पढ़ा था ना नॉइस, शोर से, कि वो शोर होती है। तो ये आसान वाला था, मतलब जो नॉर्मल हो रहा था। इसके बाद है तो संचार में शोर कैसे हो? भौतिक शोर, ट्रैफिक, मशीन, ये शोर होते हैं। मानसिक शोर क्या होता है? चिंता, तनाव। उसके बाद है भाषाई शोर क्या होते हैं? भाषा की समस्या, शब्दावली की कमी, उच्चारण की समस्या, ये भाषाई शोर है। अगर हमें कोई चाइनीज़ भाषा बोलने को दे दी जाए तो समस्या उच्चारण की होगी कि नहीं? तो ये नॉइज़ है। इसके बाद है सांस्कृतिक शोर, मतलब सामाजिक मतभेद, परंपराओं का टकराव, ये सांस्कृतिक है। तो कौन सा? भौतिक, मानसिक, भाषाई और सांस्कृतिक शोर। ऐसे सोचो, दो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, इनमें मतभेद हो सकता है कि नहीं? यही इसका शोर है, मतलब जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में पैदा करे। मेन बात ये होता है नॉइज़ का। किस संचार में भावनात्मक अपील होती है? तो भावना किस में होगी? जन में, जनता के साथ भावना होती नहीं। नेता अगर भाषण दे रहा है तो जनता में अगर 1000 लोग खड़े हैं तो सबसे भावनात्मक तो अपील नहीं होगी। इसके बाद व्यक्तिक संचार, मतलब अंतर्व्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल वाले में, तो इसमें ऑफिस में हो रही है बात, तो इसमें भी भावनात्मक नहीं होगी। अब ऑफिस के सब लोगों से भावनात्मक जुड़ाव थोड़ी ना होगा। पारस्परिक और समूह और जनसंचार एक। अब देखो पारस्परिक, नाम ही लग रहा है पारस्परिक, मतलब एक दूसरे के करीबी लोग, इनमें भावनात्मक अपील हो सकती है कि नहीं? तो यही है। व्यक्तिगत संपर्क, आमने सामने की बातचीत में भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तात्कालिक प्रक्रिया, चेहरे के हाव भाव, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद है ड्रेस कोड संचार। कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? अब सोचो, ड्रेस मौखिक तो नहीं है, कोई सी ड्रेस पहन के जा रहे हो तो ये शब्द है नहीं, मौखिक नहीं है। इसके बाद है अशाब्दिक, लिखित भी नहीं है, अशाब्दिक है। ड्रेस कोड जैसे इंटरव्यू में देने जाना है तो आप एक ऐसा थोड़ी ना लोअर पहन के चले जाओगे, तो ड्रेस कोड है, ये अशाब्दिक है, लिखा नहीं है कहीं पर, ये चीज़ मानी जाती है। तो अशाब्दिक संचार में ये आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ड्रेस कोड कपड़ों के व्यक्तित्व और इन सब का पता चलता है। शरीर की भाषा, इशारे, मुद्रा, ये सब है। चेहरे के हाव भाव, आँखों का संपर्क, ये सब अशाब्दिक वाले में आते हैं। 20वां क्वेश्चन देखें अगर, कि कौन समस्या समाधान की विशेषता से संबंधित नहीं है? समस्या समाधान की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है प्रेरक कारक समस्या की समाधान की विशेषता नहीं, तो प्रेरक कारक होगा। सोचो, ये तो समाधान का हिस्सा है कि कोई व्यक्ति प्रेरित हो रहा है। उसके बाद है समाधान चरणों की सामान्यता। अगर सोचो सभी चरण सामान्य होंगे तो डिसीजन हो पाएगा, समस्या समाधान हो पाएगा अच्छे से नहीं, क्योंकि सामान्य चरण है। हमें कुछ इनोवेटिव चाहिए, से भी ऊपर हमने देखा था कि ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें समस्या के लिए क्रिएटिव पॉइंट पूछे थे। उसके बाद चर सेट करें, उसके बाद चर सेट करें, मतलब जो स्टेप हम लेंगे वो सेट करें तो समस्या समाधान में। तो ये तो स्टेप आता है, ये है कि हम हर एक स्टेप को पहले से डिसाइड करें। पिछला अनुभव अभ्यास। अब सोचो समस्या समाधान में पिछला अनुभव तो काम आता ही है ना। पिछली बार अगर हमने समस्या समाधान की होगी तो इस बार आसानी से हो जाएगी। तो ये सामान्यता वाला शब्द है, ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी।
तो एक व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, जैसे प्रेरणा, पिछला अनुभव, ज्ञान, कौशल, धैर्य। समाधान प्रक्रिया में चर का निर्धारण, सबसे पहले स्टेप जो भी ऑप्शन है मतलब हमारा, उसका निर्धारण करेंगे, विकल्पों को खोजेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। संचार में बाधा, कौन सा प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था संस्कृति वाला, शोर और ये सब अभी ऊपर ही सेम क्वेश्चन था ना। आप सोचो 2022 में सेम मतलब एक पेपर में ही 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के टॉपिक के दे दिए। अभी हमने ये भी पढ़ा शोर एक बाधा होता है। संस्कृति और भाषा अभी हमने देखा ऊपर बाधा होती है। कलर का हमने नहीं देखा था कि कलर संचार में बाधा है। जैसे इनके कहने का मतलब कोई ब्राउन कलर का मतलब इंडिया वाले लोग हैं, थोड़े हम लोग डार्क कलर के हैं, कोई अंग्रेज है। अब इससे संचार में कोई बाधा थोड़ी ना, अगर ये भी भाषा जानता है अंग्रेजी ये भी जानते तो ये लोग बात कर सकते हैं। तो कलर एक बाधा नहीं है। इसके बाद है संचार की वास्तविक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। वास्तविक शोर है, भाषा की समस्या। पर अब समस्या है, दो लोग हैं, एक हिंदी जानता है कि इंग्लिश जानता है, इनमें तो समस्या है ना। सांस्कृतिक मतभेद, कोई यहाँ का है कोई दूसरे देश का है, इन लोगों में सांस्कृतिक बाधाएं होंगी। शिक्षा का स्तर, कोई बहुत पढ़ा है कोई कम पढ़ा है, तब भी बाधाएं होंगी। रंग की भूमिका, रंग बाधा नहीं है बल्कि सहायक हो सकता है। भावनाओं को व्यक्त करने में हम रंग यूज़ करते हैं, ध्यान आकर्षित करने में जैसे रेड लाइट लगी होती है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। संदेश को स्पष्ट करना है। 22वां देखें कि कथनों को पढ़ें और सही चुनना है। इनमें से संचार अपरिवर्तनीय है, संचार ये कह रहा है संचार अपरिवर्तनीय है और संचार स्थिर है। संचार अपरिवर्तनीय है मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो अपरिवर्तनीय, बिल्कुल एक बार जैसे हमने जो कम्युनिकेशन किया है वो परिवर्तित थोड़ी ना हो सकता है। कम्युनिकेशन जो कर चुके हैं हम, क्योंकि वो तो डायरेक्ट, अगर लिखित है तो भी लिखित रह जाएगा, अगर हमने बोल दिया है तो वो एकदम चेंज नहीं हो सकता है, तो अपरिवर्तनीय होता है। और संचार स्थिर होता है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो अपरिवर्तनीय है तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो अगर देखें एक बार कही बात वापस नहीं ली जा सकती, हम कहते हैं शब्द निकलने के बाद वापस नहीं आते, गलत बात का असर बना रहता है, माफ़ी मांगने से भी पूरी चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो यह परिवर्तनीयता है। निरंतरता की बात करें, संचार कभी रुकता थोड़ी ना, चुप रहना भी एक मतलब क्या है, संदेश ही होता है। शरीर की भाषा हमेशा कुछ कहती है, तो संदेश हमेशा चलता रहता है, अगर कुछ ना भी चल रहा हो तब भी संदेश चलता रहेगा। इसके बाद देखें अशाब्दिक संचार। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग टाइप का था। ये कह रहा है मतलब कि अशाब्दिक संचार मतलब बिना बोले संदेश का कितना, मतलब जैसे दिन है 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम ज़्यादातर जो टाइम है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सा वाला कम्युनिकेशन करते हैं, बोलकर कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं कि गैर बोल के, मतलब मौखिक की गैर मौखिक। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा, लगेगा क्या कि मौखिक करते होंगे और पर ज़्यादा क्या करते हैं, गैर मौखिक, इसीलिए 50% से भी ज़्यादा है 55%, मतलब जो गैर मौखिक वाला है ये इस कम्युनिकेशन ज़्यादा है, मतलब हम बिना बोले ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम हूँ हाँ और ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, शब्द सारे वगैरह हाँ ठीक, तो इन्हें बहुत सारे शब्द हम कहते नहीं हैं, तो याद रखना 55% है हम शरीर की भाषा से ही कह देते हैं, जैसे सिर हिला दिया ओके के लिए, तो ये। उसके बाद आवाज़ के लिए करेंगे लगभग 30% के आसपास, 35, उसके शब्दों का अर्थ लास्ट में है। तो ये वाली चीज़ें, ये नियम ही दिया था, मेहराबियन का नियम है, अधिकांश संचार अशाब्दिक होता है, इनने कहा था। 24वां देखें निर्णय लेना किसी मनोरंजन का रूप में होता है, मतलब निर्णय लेना किसके मनोरंजन के रूप में होता है, समाधान, संचार, मनोदशा या समस्या। तो निर्णय कब लिया जाएगा, जब समस्या होगी। सोचो अगर समस्या ना हो तो हम कोई डिसीजन लें नहीं, तो समस्या होगी उसका ही निर्णय लिया जाए। तो निर्णय लेना किसके मनोरंजन के रूप में, तो समस्या होगी तो हम डिसाइड करेंगे। तो समस्या और निर्णय का रिश्ता, समस्या उत्पन्न होती है, कई कठिनाई चुनौती आएंगी, निर्णय की आवश्यकता पड़ेगी और हम उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो समस्या यहाँ पे एक से बस कंफ्यूज हो सकते थे समाधान से, निर्णय लेना समाधान नहीं, समस्या से जुड़ा हुआ है, तो ये वाली चीज़। इसके बाद 25वां देखें, क्योंकि मैंने बताया 2022 वाले में 25-27 के आसपास क्वेश्चन रहे थे कम्युनिकेशन से, और 2021 या 20 में तो उससे भी ज़्यादा रहे थे 28 के आसपास। तो मतलब 20-25 तो एवरेज रहता ही रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो अगर 25वां देखें कि कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शैली नहीं है पारस्परिक संचार के लिए, तो आक्रामकता,
चालाकी, मुखरता, अनुनय। तो देखो पारस्परिक संचार अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अनुनय होता है, दो लोग संचार कर रहे हैं। अनुनय का मतलब हमने बात करी थी, अनुनय किसी को परसुएट करना है, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना या किसी को उस तरीके से ढालना, तो ये अनुनय होता है। चालाकी और आक्रामकता, जब हम पारस्परिक संचार करते हैं, मान लो दो दोस्त हैं तो एक ने आक्रामक कह दिया ऐसा काम करो तो करेगा दोस्त हैं, क्योंकि आक्रामकता से काम चल जाता है। चालाकी से भी कई बार काम चला देते हैं, लालच देके ये सब। मुखरता वाला जो शब्द है, मुखरता मतलब ज़्यादा बोलना टाइप का, तो ये एक स्वीकृत शैली नहीं है मुखरता। आक्रामकता, चालाक। अब अधिकारी है, अधिकारी आक्रामक एकदम हो जाएगा, मतलब अधिकारी या कोई व्यक्ति कह रहा है ऐसा काम करना है क्योंकि वो दिखाना है, मतलब दिखाने का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। चालाकी इंपॉर्टेंट होता है, अनुनय सबसे इंपॉर्टेंट है, मुखरता इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्वीकृत शैली होती है चालाकी। चालाकी कभी कभी मतलब इंपॉर्टेंट है, चालाकी राजनीति में प्रयोग होती है। आक्रामकता कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। अब सोचो दंगा कहीं चल रहा हो तो आक्रामक होना पड़ेगा ना किसी को, तो ये अनुनय सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुखरता की समस्या, अत्यधिक मुखरता को अच्छा नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनता। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो मतलब दूसरों की बात नहीं सुनना, तो ये समस्या है ना, दूसरों की बात नहीं सुनना है, वो अहंकार ही देखेगा क्योंकि वो ज़्यादा बात कर रहा है, मान लो हर एक जगह पे ज़्यादा बोल रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए, जो ज़्यादा बोल रहा है तो वो या तो अहंकारी है या दूसरे की बात उसे सुनना नहीं है। और रिश्तों में समस्या भी इससे आएगी क्योंकि अगर हम दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। 26 है निर्णय लेने का दृष्टिकोण। निर्णय लेने के किस दृष्टिकोण में पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके समस्या का हल करना शामिल होता है। तो नियमित दृष्टिकोण, रचनात्मक दृष्टिकोण और मात्रात्मक और वैज्ञानिक। देखो पारंपरिक तरीका पूछा है, वैज्ञानिक, मात्रात्मक, रचनात्मक, ये क्रिएटिव वाले हैं। पारंपरिक का मतलब है नियमित टाइप का, तो पारंपरिक दृष्टिकोण पूछा है तो नियमित निर्णय लेने के दृष्टिकोण। नियमित दृष्टिकोण मतलब पुराने और सिद्ध तरीकों का उपयोग करना है। रचनात्मक नए और अनोखे, जो कि था। मात्रात्मक संख्या आंकड़ों के आधार पर। वैज्ञानिक तरीका वही ट्रायल मेथड वाला है कि परीक्षण करो उसके बाद प्रमाण। चूंकि यहाँ पे ये पूछा था केवल कौन सा, पारंपरिक तरीका, तो पारंपरिक तरीका यही होता है। नियमित दृष्टिकोण है, पहले से जो नियम बने हुए हैं पुराने कि ये वाला नियम है, ये वाला है। इसके बाद 27वां देखें कि निर्णय निर्माण में गुणवत्ता किससे प्रभावित होती है। तो गुणवत्ता होती है मानसिक समूह से, प्रत्यक्षीकरण से, अमूर्तता है बुद्धि से। तो गुणवत्ता प्रभावित होती है प्रत्यक्ष है, सामने सोचो तो उससे गुणवत्ता होगी। प्रत्यक्षीकरण यह हमारा नज़रिया है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, समझते हैं, यही तो प्रत्यक्षीकरण है। व्यक्तिगत अनुभव का प्रभाव, अब सोचो हम कोई चीज़ को सुन रहे हो तो हमें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम उस चीज़ को सामने देख रहे हो, तो यही है प्रत्यक्षीकरण का। व्यक्तिगत अनुभव पर प्रभाव पड़ेगा, पूर्वाग्रहों पर असर पड़ेगा। हमने देखा सुना कि मान लो ये एरिया के लोग बेकार होते हैं, केवल सुना था, पर हम गए तो हमें लगा कि ये लोग तो अच्छे होते हैं, तो यही क्या पूर्वाग्रह जो पुराने उन पर असर होगा कि अरे ये बात तो गलत थी। तो प्रत्यक्षीकरण का हमें पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सामाजिक पृष्ठभूमि की उसमें भूमिका होती है। विकल्पों पर प्रभाव, तो हमारी धारणा यह होती है कि कौन से विकल्प देख पाते हैं। तो सकारात्मक नज़रिया, नकारात्मक नज़रिया या खुले दिमाग, अधिक संभावनाएं इसी की होती हैं। तो इसमें अच्छा निर्णय, तो ये हमने देखा जो भी क्वेश्चन आए हुए थे सन 2022 में। अब कोशिश ये करनी है आपको कि 1-2 बार इन्हें रिवाइज़ करना है और हमें 27 के 27 नहीं करने, ये बात याद रखना। 33 तो कट ऑफ ही जाएगी केवल, मतलब हमें क्लियर करना है सी सेट में 33। इसमें से अगर हम 15 भी कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें काफ़ी कठिन क्वेश्चन है जो समझ में भी नहीं आएंगे और कोई नहीं कर पाता है, तो हमें टारगेट ही करना है कि 20 के आसपास अटैम्प्ट करें। अगर ऐसे आते हैं 25 के आसपास और उसमें से 10-15 भी सही हो जाते, 15 तो भी हम सही होगा ये वाली चीज़। इसके बाद हम सी सेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वगैरह के, जो सेम थीम रिपीट करता है। अब ये जो 2 थीम है ये हर साल आते हैं, इनके 2 क्वेश्चन, 1 दोनों, ये दोनों। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को अब कवर करने की साथ में, मतलब सी सेट में अब हमने 3 साल के पेपर कर लिए, हम डेली कम्युनिकेशन वाला तो करेंगे, हम सी सेट में जो और भी टॉपिक हैं उन्हें भी देखेंगे जो हर बार रिपीट होते हैं। हम यहाँ पर पूरे टॉपिक नहीं करना, हमारा मोटिव है कि हम रीजनिंग नहीं पढ़नी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, हम केवल वो देखेंगे जो हर बार रिपीट होते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है, हम आगे करेंगे भी कल, अगले जो आए हुए होंगे। पहले ये देखते 2023 या 24 का ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब इसमें होता क्या है सॉल्व करने में कि पहिया है ये, इसे मान लो एक पहिया,
अब ये पहिया बैलेंस होना चाहिए कि नहीं, गाड़ी तभी चलती है पहिया क्या हो, बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स और वाई उनने लिख के दे दिया, मतलब ऐसे सोचो पहिया ऐसा बना दिया है उनने कि आधा पहिया तो सही है, यहाँ पे पहिया गोल नहीं है पर हमें इसे बैलेंस करना है, तो यही रीजनिंग है बैलेंस करना। तो अब सोचो इस पहिए को उन्होंने क्या कर दिया है, कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है ऐसे। अब एक नंबर दे दिया है हमें, अब हमें नॉर्मली है ये नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि नंबर दिए हैं रीजनिंग में तो हमें कुछ नहीं पता। यहाँ लिख दिया है उनने 13, यहाँ 14 लिख दिया है, यहाँ 16 लिख दिया है, एक और लाइन है तो इसे ऐसे बनाए, एक बनाते हैं इसे ऐसे 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 और ये। अब इन्हें देखते हैं, 13 यहाँ लिखा है, 14 यहाँ लिखा है, 16, 11, 9 और 12 और x और y यहाँ पर लिखें। अब अगर इन्हें हम क्रोनोलॉजी से देखें तो एक तो हमें इसे पढ़ना कैसे, या तो इसे इस तरीके से पढ़ेंगे, जब भी आएंगे हम अलग अलग क्वेश्चन को करने के तरीके देखेंगे। हो सकता है वो इस साइड से चलना स्टार्ट हो, एक क्रोनोलॉजी मतलब ऐसे 1 2, अभी आसानी के लिए हम समझें इसे, तो एक गोला है, हो सकता है वो इस तरफ से पूरा हो रहा हो, तो 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, स्क्वायर या क्यूब हो रहे होंगे। या फिर हो सकता है वो गोला इस तरीके से पूरा हो, यहाँ से नंबर बढ़ रहे होंगे घट रहे होंगे, ऐसे करें। क्योंकि हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि ये देखना कैसे, अगर देखना पता है तो सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर ये क्रोनोलॉजी नहीं जा रही है या ऐसी वाली क्रोनोलॉजी नहीं आ रही है तो हम इसे फिर कम्युनिकेशन में मतलब इसे स्टार्ट करेंगे ऐसे बनाना। इसके सामने जो वाला मतलब होगा ग्राफ में, अगर हम इसे देखें तो अगर इसके सामने ये वाला पड़ेगा, इसके सामने ये पड़ेगा, इसके सामने ये, तो हमें इनके बीच के कम्युनिकेशन को देखना है, मतलब इनके बीच में कोई बातचीत इनके मतलब मैथ के लैंग्वेज में ज़रूर हो रही होगी। जैसे इसको हम देखते हैं, एक देखते हैं, फिर हम हर साल के देखेंगे चूँकि रोज़, तो वो अपने आप दिमाग में आएंगे। अब देखो यहाँ पे 13 14 16 11, अब 13 14 16 तो सही था, बढ़ता हो सकता था कुछ हो जाए, पर यहाँ हमने देखा 16 के बाद 11 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, तो ये तो क्रम नहीं चल रहा है। इधर से देखेंगे तो दोनों अक्षर नहीं है, फिर भी कोई क्रोनोलॉजी नहीं चली, मतलब इसमें सर्कल पूरा तो नहीं होगा अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद दूसरा तरीका होता है, मैंने ऐसे देखें, जैसे 14 का संबंध 12 से निकालें, 13 का संबंध 9 से निकालें। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 13 का 9, 14 1 2 कम मिलेंगे, पर यहाँ पे चूंकि 2 2 गैप है, एक गैप होता तो हम पता कर लेते, पर 2 है। अब इसमें और क्या हम कर सकते हैं, अब इसके बाद इसे हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसे हम 4 भागों में, इसके बाद हम 2 2 करेंगे। अब इसमें स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, कई बार क्या होगा कि जैसे जब हम आगे अभी देखेंगे कि जैसे 14 का स्क्वायर दे देगा, उसमें से कुछ घटा देगा, वो संख्या यहाँ लिखी होगी या यहाँ लिखी होगी, यही चीज़ें इसमें घुमाता रहता है। वो खैर हम डेली देखेंगे तो हमें पता चलेगा। इसमें क्या था सॉल्यूशन कि इसमें जब ऐसे और ऐसे ये कोई सा सॉल्यूशन नहीं बनना था तो हम इसे 4 भागों में डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 खाली हैं तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनना हो। तो अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि 14 और 16, 14 और 16 ये कितना हो गया, 14 और 16 30 हो गया, 14 16 कितना 30 हो गया। इसके बाद देखें अगर हम ये 9 और 11 ये कितना हो गया 20 हो गया। अब सोचो ये वाला हमें इसके बराबर करना है, क्योंकि अभी तो मैंने देखा कि ये वाला और ये वाले को हमें सॉल्व करना होता है आमने सामने को, तो आमने सामने सॉल्व करने का यही तरीका है, इनके साथ हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या था कि 14 और 16 इजुकल टू 12 और ये वाला था। ऑप्शन चूँकि यहाँ पे दिए हैं तो हम उन्हें रख के देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम x की जगह 18 लिख देंगे तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ऐसे ही इसमें था 11 और 9 20 और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 18 और 20 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिया है हमें। देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टफ नहीं आएंगे, ये क्या आएंगे थोड़े से ऐसे ही घुमाएंगे, तो हम 10 साल के अगर लगा लेंगे तो वहाँ पे सोचने का तरीका पता चल जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ये वाला तरीका। इसमें 2 तरीके से हमें चलना है, ऐसे करके सॉल्व हो रहा होगा या तो इस दिशा में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हो सकता है नीचे, क्योंकि रीजनिंग है यहाँ पे कुछ भी दिमाग का चलेगा। यहाँ पे ऐसे सॉल्व हो रहा होगा, ऐसे सॉल्व हो रहा होगा, ऐसे सॉल्व हो रहा होगा, कुछ इसमें इक्वेशन बन नहीं होगी। कैसे हो सकता है, ऐसे 10 और 7 होता इधर लिख देते 17, ऐसा भी हो सकता था। 3 और कुछ होता और 3 और 6 होता इधर 9 हो जाता, ऐसे भी लिख सकते। या फिर 10 का स्क्वायर उसमें से कुछ घटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये उसमें जोड़ देंगे, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग से सोचना है वहाँ पे, बस हमें ये पता है कैसे सोचना है। अब इसमें देखो इसमें कैसे सोचेंगे, अगर हम इसमें इन 3 को सबसे पहले लें कि 10 और 3 13, पर यहाँ पे क्या लिखा है 15, 10 और 3 13, यहाँ पे क्या लिखा है 15, तो 15 वाला इसमें कॉम्बिनेशन अभी कुछ बन नहीं रहा। 13 + 2 हम लिख सकते हैं कि 13 + 2 = 15, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। फिर दूसरे इस वाले में अगर हम देखें 14 और 9
कितना हो गया, हाँ 9 और 4 कितना हो गया 13। पर 13 की बात तो यहाँ पे 2 जुड़ रहा था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा। इसके बाद अगर हम इन्हें स्क्वायर क्यू कुछ करें, जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दें कितने में 30 में, 3 में, तो कितना हो गया 30। 30 का अगर आधा करते हैं तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही करें 9 का, 9 चौक कितना होता है, 9 चौकू 36, और 36 का आधा करें, ये भी नहीं लग रहा। फिर हम ये समझेंगे कि ये शायद इस तरीके से होंगे इस साइड में। तो अगर हम इन्हें सॉल्यूशन करें तो 10 के बाद 7 आ रहा है, तो 10 को अगर हम 7 से जोड़ें 17 हो गए, 17 को घटा के 4 तो नहीं आ सकता। अब इसे देखो 10 के साथ अगर हम 4 को ले जाएं तो कितना हो गया 14, और 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो कि जब हम बात करें 15 और 21, 15 और 21 कितना हो गया 36 हो गया। 36 का आधा करो 18 हो गया। अब समझ में आएगा 9 और 3 को अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 का आधा 6, 6 इसमें ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन रहते हैं। इसमें बस दिमाग चलाना है कि इस दिशा में सोचना है, इस दिशा में मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्या क्या हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले आसान है नंबरिंग यूज़ करनी है, मतलब प्लस माइनस हो रहा होगा, या तो जैसे इसमें से ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई डिवाइड, इन चीज़ को याद रखना। फिर इससे ना जुड़ रहा हो तो स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी हम डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे तो ये वाले इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हमें रीजनिंग में जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कोशिश करेंगे जैसे कम्युनिकेशन में 10-15 हो जाएँ और रीजनिंग में 10-15 हो जाएँ, तो काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे अगले क्लास में हम रीजनिंग को और ज़्यादा कवर करेंगे। बाकी कम्युनिकेशन का 2021 का कल हम सेट देखेंगे।